Reality NXT presents Let's Talk Business series, where we talk about different verticals of real estate with industry experts to deep dive into the current trend and explore future possibilities. This series is sponsored by Totality. Totality keeps you hooked with all progress updates around your sales and marketing, providing 100% automation to realtors. Hello everyone, welcome back to Let's Talk Business brought to you by Reality Next Day. This is Mridanjali Raval. On today's episode, we have pioneer of paints and steel industry, Mr. Satish Agarwal, Chairman and Managing Director, Kamdhenu Group. Hello Mr. Agarwal, कैसे हैं आप? Hello, good evening. How are you doing today? It's fine. So बहुत स्वागत है आपका Reality NXT के शो Let's Talk Business सीरीज पे. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से फिर पेंट्स, हमें अपने ब्रांड कामधेनु के बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइएगा कि आप कोई नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करने का सोच रहे हैं एनी टाइम सून. मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी कंपनी की जो फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी को लेके हम लोग ने 95 में शुरू किया था बिजनेस और आज हम यहाँ तक आए हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक फाउंडेशन है मेरी कंपनी की, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा. और मेरी फिलॉसफी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑनेस्टी, द नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी, थर्ड वन इज द कमिटमेंट, फोर्थ इज द क्वालिटी एश्योरेंस एंड फिफ्थ इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये 5 पिलर्स मेरी इंडस्ट्री के हैं, मेरी बिजनेस की सोल है, जिनको लेके हम लोग आगे चले थे. और 95 में हमने पहला यूनिट राजस्थान में फुल्ली ऑटोमेटिक रोलिंग मिल स्टील कंस्ट्रक्शन स्टील बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट किया था. और एक विजन ये लेके चले थे कि हम फ्यूचर में एक अच्छा प्रोडक्ट पैन इंडिया बेसिस के ऊपर और किस तरह से मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम लोग दे पाए. आपको याद होगा कि 90s में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की एक हवा चल रही थी मनमोहन सिंह जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तब हमें ये लगा कि फ्यूचर की इंडिया की किस तरह की स्टील की रिक्वायरमेंट होगी और वो स्टील की रिक्वायरमेंट कैसे लोगों की ज़रूरत होगी और क्या उसको कैसे मीट आउट होगा. क्योंकि उस समय तक इंडिया में केवल जो मेन प्रोड्यूसर्स थे टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही प्लांट थे जो कंस्ट्रक्शन स्टील बनाते थे. और उस कंस्ट्रक्शन स्टील को बनाने में उनके पास वो नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ही काम होता था और या मेट्रोज में उनकी अवेलेबिलिटी होती थी. अब अपना इंडिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे मेट्रोज के अलावा फिर स्टेट कैपिटल्स हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, जहाँ पे इतने बड़े इंडिया में सिंगल स्टोरी का घर भी बनता है, 2 स्टोरी भी बनते हैं, 3 स्टोरी बनते हैं, मेट्रोज में हाई राइज बिल्डिंग जरूर बनती हैं. तो उस समय इवन हाई राइज बिल्डिंग में मेट्रो में भी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती थी जो मेन प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट की, और बाकी जितने सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते थे तो वो कुल मिला के स्क्रैप से या शिप कटिंग से या बहुत ऐसे मटेरियल से स्टील कंस्ट्रक्शन स्टील बनाते थे जो बेसिकली किसी और प्रोडक्ट के लिए बना था. तो चूंकि मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया 1970 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मेरे माइंड में उस समय ये विजन रहता था कि कंस्ट्रक्शन स्टील की जो रिक्वायरमेंट है, केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन, मार्केट का जो स्टील है वो एज ए कमोडिटी बिकता है तोल के, कोई क्वालिटी अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, एक आम यूजर को नहीं है. तो उस समय ये था कि हम किस तरह से एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए. ये विजन को लेके हमने 95 में पहला यूनिट राजस्थान में चालू किया था भिवाड़ी में. भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जो हरियाणा के बॉर्डर पे है, ऑलमोस्ट दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर है. तो यहाँ पे हमने पहला यूनिट अपना चालू किया था और ये विजन लेके चले थे कि हम किस तरह से अपना अच्छा प्रोडक्ट लेके आए. फॉर्चुनेटली पहले ही दिन से हमने जो अवेयरनेस कैंपेन लोगों तक तो पहुंचाया कि आप कोई भी मटेरियल परचेज करें, कहीं से भी मटेरियल परचेज करें और आप हमारे को एक
नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपका मटेरियल पिकअप कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी लैब में टेस्टिंग रिपोर्ट आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे सिर्फ आपको ये पता लग पाएगा कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं वो क्या स्टैंडर्ड का है और आपकी ज़रूरत क्या है। तो उस तरह से दैट वाज, चूंकि हमारे यहाँ इंडिया में एक फ्री की सर्विसेज को आराम से लोग अवेल कर लेते हैं और कॉस्टिंग थोड़ा उसमें कम थी, तो लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा क्लिक किया और लोगों ने बहुत सारे सैंपल टेस्ट कराए और आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 90-95% जो सैंपल थे वो रिजेक्ट होते थे। तो लोगों में ये अवेयरनेस आ गई कि कंस्ट्रक्शन स्टील में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, होने चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी अपना घर बनाता है या कमर्शियल स्पेस बनाता है तो उसका एक अटैचमेंट होता है, वो चाहता है कि मैं अपने घर में आराम से अच्छी चैन की नींद सो सकूं, अर्थक्वेक से भी अपने को बचा सकूं, या और किसी भी ऐसी स्थिति में मैं ठीक रहूं। तो शायद वो एक आइडिया था जो क्लिक किया हमारे को। और आप अगर पीछे ध्यान करेंगी तो उस पीरियड में कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड के नाम से नहीं बिकता था, सिर्फ कमोडिटी बिकती थी। कामधेनु ने पहली कंपनी थी जिसने एक कमोडिटी को ब्रांड में कन्वर्ट किया। आज इसमें ग्लैमर आ गया, आज इसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे क्रिकेट स्टार्स सब इसके ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट है, हमारे को सेटिस्फेक्शन होता है कि किस तरह से हम लोग एक कमोडिटी को ब्रांड में लेके आ गए। और जो आपने एक बात और पूछी कि किस तरह से हम स्टील, पेंट, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, ये सारा जो है, तो जैसे जैसे एक्चुअली जब कंस्ट्रक्शन कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है शुरुआत, तो वो स्टील और सीमेंट से होती है। जब भी हम अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो स्टील और सीमेंट से वहां पे स्टार्ट होती है और फिनिशिंग अल्टीमेटली पेंट पे जाके होती है। तो जिस तरह से हमारा 95 से लेके 2008 तक हमारा ब्रांड धीरे 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 हम लोगों ने ग्रो किया और हमारी प्रेजेंस इंडिया के लिमिटेड पार्ट्स में थी, तो उस समय हमारे माइंड में कहीं ये फीलिंग थी कि जहाँ पे एक कामधेनु ब्रांड का ट्रस्टवर्दीनेस है, हमारी प्रेजेंस है, या लोगों में एक्सेप्टेंस है, या कामधेनु प्रोडक्ट की डिमांड है, तो जब हम किसी भी कस्टमर के पास स्टील में जाते हैं, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, तो पेंट में भी उसको मन में कहीं ये रहता है कि मैंने अच्छा प्रोडक्ट लिया है तो पेंट भी मेरे को अच्छा ही लगाना है और मैं अच्छा ही ले सकता हूँ। ये बात अलग है कि स्टील में जब हमने स्टार्ट किया था ब्रांडिंग और प्रेजेंस थी, तो पूरे इंडिया में और कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं था। और पेंट में नो डाउट हमसे बहुत पुराने मोर देन 100 ईयर्स के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल थे। तो उनसे कहीं ना कहीं एक मार्केट में परसेप्शन होता है कि हर आदमी पुराने ब्रांड से कंपेयर करने की कोशिश करता है, जबकि हर आदमी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। तो पेंट हमने ये सोच के शुरू किया था कि एक हम शायद वन स्टॉप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सॉल्यूशन के रूप में शायद अपने को एस्टेब्लिश करें। तो हमने उसमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग लेके आए थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने मेनली अभी अपना फोकस जो है स्टील प्रोडक्ट्स एंड पेंट प्रोडक्ट्स पे हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, सो अभी फ्यूचर में जैसे आपने अभी बोला कि आपका फोकस स्टील और पेंट पे है, तो कुछ समय बाद आप कोई और प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं अभी एनी टाइम सून, 2021 में या मे बी अगले साल में? देखिए, जो स्टील की बात है, स्टील में हमने पिछले 25 साल में 7-8 नए प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं जी। एक हमारा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके नाम से बड़ी रिजेम्बलेंस है, कामधेनु नेक्स्ट। तो दैट इज ए नेक्स्ट जनरेशन स्टील। तो नेक्स्ट की जो क्वालिटी है वो ये है कि अगर आपको 100 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, अर्थक्वेक से बिल्कुल 100% सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट अभी 2 साल पहले डेवलप किया था। R&D में 3-4-5 साल लग जाते हैं। इंडिया में पहली बार हम लोग TMT बार हम लोग लेके आए थे बेल्जियम की एक टेमकोर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके। उसके बाद हमने इंडिविजुअली अपने लेवल पे बहुत सारी R&D की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इसमें काम, पावर अलायंस स्टील 10,000, इसके अलावा SS 10,000 प्रोडक्ट था, उसके पहले FE500 था, TMT था, उससे सबसे पहले ओरिजिनली सरिया बनता था सरिया के नाम से। अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है कामधेनु नेक्स्ट और हमारा कामधेनु पावर अलाय 10,000 सीरीज, 2 प्रोडक्ट हमारे हैं।
R&D का काम हमारा हमेशा से चलता रहा है, और मैं समझता हूँ, हमें लगता है कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, जब तक लोग हमारे प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं, हम शायद उससे 1 या 2 साल आगे रहते हैं। अभी भी काम चल रहा है, हमेशा की तरह एक टीम हमारी अपनी मेन यूनिट में काम करती है। तो उस पर हमारा पूरा फोकस है कि और क्या चीज़ लेके आते हैं। और पेंट में जहाँ तक सवाल है, तो पेंट में तो कंटिन्यूसली हमारे R&D सेंटर में नए नए प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हर जगह है, हर फील्ड में है। तो हमें ये चाहिए कि किस तरह का प्रोडक्ट हम लोग लेके आए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, VOC लो VOC हो, मिनिमम हार्मफुल हो, और लोगों को अपील करे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, उसको हर समय कोई ना कोई नई चीज चाहिए, हर साल नई चीज चाहिए, नए प्रोडक्ट चाहिए, इनोवेशन सब जगह चाहिए। पेंट में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं पिछले दिनों में, इंटीरियर और एक्सटीरियर के। कामधेनु के पास पेंट की पूरी रेंज है, हमारे पास इंटीरियर की सारी वैरायटीज हैं, एक्सटीरियर इमल्शन से लेके फिर डिस्टेम्पर्स हैं लोअर कैटेगरी में। इसके अलावा पुट्टी भी बनाते हैं, प्राइमर्स भी बनाते हैं, टेक्सचर पेंट्स भी बनाते हैं, स्टेनर्स भी बनाते हैं, कलरेंट्स भी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी बनाते हैं, और बहुत सारी रेंज हमारे पास है जो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के पास होती है। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में हम लोग मेंटेन करते हैं। हम अपने आप को सिर्फ इतना कह सकते हैं, हमारी बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन फ्यूचर में हमारा जो विजन है उसको बहुत जल्दी से हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नए नए प्रोडक्ट्स पे कंटिन्यूसली काम हो रहा है, और फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट स्टील और पेंट में दिखाई देंगे। जी, ओके। सो आप हमें कामधेनु के फुटप्रिंट के बारे में बताइए। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और अब्रॉड में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? आप थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं तो। देखिए, सबसे पहले मैं स्टील को थोड़ा सा फोकस करूंगा कि इंडिया में आज जो कामधेनु है वो लार्जेस्ट रिटेल सेलिंग ब्रांड है। हम लोग मेनली फोकस हमारा जिस एंड कंज्यूमर के लिए हम लोग लेके आए थे एक विजन, तो पूरे कंट्री में आज कामधेनु की मोर देन 80 यूनिट्स फ्रेंचाइजी और हमारी अपनी यूनिट को मिला के स्टील की प्रोडक्शन कर रही हैं। इसमें मेरा अपना प्लांट है जहां मेरी 1.5 लाख टन की कैपेसिटी है। TMT की मेरे पास 44 यूनिट्स हैं, लगभग 38 लाख टन मटेरियल हम लोग वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेसिटी है। 14 यूनिट हमारी स्ट्रक्चरल स्टील्स हैं, जहाँ पे कि एंगल, स्क्वायर, आई बीम, सेक्शंस या स्क्वायर जो आप देखते हैं रेलिंग में या इस तरह के सब जगह लगता है, होलो पाइप्स, तो वो हम बनाते हैं। उसकी भी 5 लाख टन की कैपेसिटी है। इसके अलावा 25 यूनिट ऐसी हैं स्मॉल स्केल जो कलर कोटेड शीट बनाती हैं, जो वेयर हाउसेज पे या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे आपने देखा होगा कलर कोटेड शीट्स आती हैं, प्री कलर कोटेड, तो वो यूनिट्स हैं। तो टोटली हमारी लगभग 40 लाख टन की कैपेसिटी आज हमारे पास बन गई है, और फ्यूचर में 2023 में हम इसको लगभग 50 लाख टन के लिए प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट जिस तरह से बढ़ रही है कंटिन्यूसली स्टील के सेक्टर में, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आप कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर आसाम तक आप कहीं भी जाइए तो स्टील का डीलर आपको मिलेगा। चाइना के बॉर्डर पर जाएं, वहां भी आपको कामधेनु का डीलर मिलेगा। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारा पूरे कंट्री में प्रेजेंस है, और थ्रू रिटेल सेगमेंट हम इसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास कामधेनु के एक्सक्लूसिव स्टील के डीलर लगभग 7,500 हैं, और लगभग 4200 डीलर उनके सब डीलर हैं। तो लगभग 11,500 से ज़्यादा तो मेरे डीलर्स अक्रॉस इंडिया हैं, और ये फ्रेंचाइजी यूनिट्स, और प्लस इसके बीच में हमारे लगभग 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पूरे कंट्री में अवेलेबल हैं, जो मार्केटिंग के साथ में सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो डीलर की रिक्वायरमेंट को हमारे एंड यूजर कंज्यूमर जो है रिटेलर है, तो उससे मटेरियल सारा प्रिक्वायरमेंट का ऑर्डर लेके फ्रेंचाइजी से उसको बुकिंग करा के एग्जीक्यूट करा के देते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस मॉडल मेरा स्टील का चल रहा है। और स्टील में आप समझ लीजिएगा, हम लोग लास्ट ईयर जैसे 25 लाख टन हमने स्टील बेचा है, इस बार भी ऑलमोस्ट उतना हम कोविड के बावजूद भी कवर कर लेंगे। और आने वाले टाइम में हम इसको 30, 40, 50 लाख टन की कैपेसिटी हम लोग इसमें बिल्टअप करके और सेल्स कंटिन्यूसली हम बढ़ा रहे हैं।
नॉर्मली जो स्टील में आपने ग्रोथ देखी होगी तो वो 7 से 8% है इंडियन, लेकिन हम चूंकि बहुत सारी स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, उनको ब्रांड का लेवरेज देके, प्लस उनको कंप्लीट मार्केटिंग सपोर्ट देके, तो जो ब्रांड का प्रीमियम होता है वो आप समझ लीजिएगा इस मॉडल में वो डायरेक्टली मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू और मार्केट को फीड करते रहते हैं, वहां से डायरेक्ट है। लेकिन मेरे ब्रांड का टर्नओवर जो है वो भी समझ लीजिए करंट में अभी 10 से 11 हजार करोड़ रुपए का है, जो आने वाले टाइम में हम लोग 20 से 22 हजार करोड़ अगले दो साल के अंदर हम करने का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ग्रोथ है इंडिया में वो तो 8-10% से ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी 25% से ऊपर जो ग्रोथ कर पा रही है वो इनऑर्गेनिक को, जो अनब्रांडेड मार्केट है उसको ब्रांडिंग में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या और चीजें नहीं है या लिमिटेशंस है, वो मटेरियल बेच नहीं पाते, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके और सपोर्ट देके फिर हम उसको कामधेनु के नेटवर्क में लेके आते हैं। जी। सो जैसा कि आपने पहले कहा था कि जब आपने भी शुरुआत की थी तब भी पेंट्स के और स्टील के काफी सारे प्लेयर्स थे मार्केट में और आज भी हैं। तो अब कामधेनु की प्रेजेंस है, तो आप इतना सारा कंपटीशन होने के बाद भी आज भी आप अपने कंज्यूमर को कैसे टारगेट करते हैं और आपने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाया है? ब्रांड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड में क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो जैसे स्टील की मैं आपसे बात करूं तो स्टील में हमारी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी फ्रेंचाइजी से, किसी भी प्लांट से कोई भी मटेरियल जा रहा है तो एकदम यूनिफॉर्म क्वालिटी हो, प्लस जो हमारे BIS के स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको फॉलो करें। और जहां हम ये एक इमोशनली हम लोगों ने अपने एंड यूजर को, कस्टमर को जोड़ा है, उसको जो एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं कामधेनु के प्रोडक्ट का लगाऊंगा तो मेरी बिल्डिंग 100, 200, 300 साल, 400 साल तक सिक्योर रहेगी, तो उसमें थोड़ा हमारी जिम्मेदारी आती है। तो वो विश्वास शायद हम लोग पैदा कर पाए हैं और पिछले 25 साल में लाखों करोड़ों लोगों ने हमारे स्टील का यूज किया है। इसी तरह से पेंट में भी अभी, चूंकि पेंट में बहुत समय टाइम हमारे को नहीं हुआ है, पेंट में भी हमारे अक्रॉस पूरे इंडिया में 4000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव डीलर हैं। वो इस स्टील के सेट ऑफ डीलर से बिल्कुल अलग हैं। और हमारी जो प्रेजेंस है पेंट में भी ऑलमोस्ट 20-22 स्टेट्स में है। साउथ के कुछ स्टेट्स हमारी, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, या महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, गोवा है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंस कम है, क्योंकि हमारे पास अभी तक राजस्थान में यूनिट थी। यहाँ से सारे इंडिया को कैरी करने में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। अभी हम इस पे प्लान कर रहे हैं, कुछ आउटसोर्सिंग भी हमने शुरू की है। और इसमें हमने पेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला इन्फ्लुएंसर होता है वो पेंटर होता है। दूसरा, जो हमारे रिटेलर हैं वो भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंसर होते हैं, क्योंकि वो अपने एरिया में एक अपनी क्रेडिटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। अगर कोई डीलर ये कहता है कि भाई ये पेंट अच्छी क्वालिटी का है, इसकी 5 साल की गारंटी है, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं फ्री करा दूंगा, प्लस उसके एरिया में स्टील का भी बिजनेस बहुत बड़ा अगर वहां पे है, तो एक कामधेनु के नाम का जो ट्रस्ट लेवल है वो आई थिंक हमें उसका लिवरेज कहीं ना कहीं पेंट में मिल रहा है और मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो इन्फ्लुएंसर होता है वो पेंटर है। पेंटर का जब जैसे जैसे जो भी पेंटर यूज करता है तो वो पेंटर के मन में ये सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई कामधेनु पेंट की जो क्वालिटी है वो कवरेज अच्छी है, शीन अच्छी है, ग्लॉस अच्छा है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई स्टेन रेजिस्टेंट है, प्लस लुक एंड फील बहुत अच्छी है। तो सारी जितनी प्रिपोजिशन या जो रिक्वायरमेंट पेंट में होती है, या किसी भी वर्ल्ड क्लास कंपनी में, इंडिया की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास कोई भी कंपनी का आप नाम लें, तो जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो आई थिंक हमारे प्रोडक्ट्स मैच करते हैं। टेक्सचर पेंट्स भी हम लोग बनाते हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन केमिकल यूज होते हैं वो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा
ये एक चेन प्रोसेस है। ये जितने लोग यूज करते जाएंगे तो उनसे मिलते जुलने वाले लोग हैं, उनके कनेक्टेड लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनका भी सेटिस्फेक्शन बनता जाता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ जो पुरानी कंपनीज हैं वो हमसे बहुत साइज में बड़ी हैं। हमारा कोई उनसे कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारी अपनी आइडेंटिटी है, कामधेनु की अपनी एक फिलॉसफी लेके हम लोग चल रहे हैं। और इसको आने वाले टाइम में हम इसको भी बहुत ज्यादा अच्छा लीवरेज करने का हमारा प्लान है। 2023 में अभी हमारी सेल्स ऑलमोस्ट लगभग 250-250 करोड़ रुपए के करीब है एनुअल टर्नओवर, और 2023 में हम इसको डबल करके 450 करोड़, और 2026 में इसको 1000 करोड़ रुपए का हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसको आगे लीवरेज कर पाएंगे। और अभी हम कुछ थोड़ा सा इसमें आउटसोर्सिंग हमने लो प्राइस प्रोडक्ट्स का किया है। पेंट में जो एक उदयपुर, एक पंजाब और एक यूपी में एक यूनिट और हैं जो हम हमारे साथ हमारे लिए जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, पुट्टी है, प्राइमर है, इनामिल्स हैं, डिस्टेम्पर्स हैं, जो चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्लांट से थोड़ा कैरी करना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो उस ट्रांसपोर्ट को थोड़ा कम करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजिक टाई अप इस साल किए हैं। तो हमें लगता है कि उससे कुल मिला के हम लोग एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर अच्छा प्रोडक्ट्स हम लोग दे पाएंगे। और कस्टमर का बिलीफ जो है, मैं इस चीज से मानता हूं कि मेरे पास मटेरियल की डिमांड कंटिन्यूअसली रिटेलर की मेरे रहती है, तो उससे क्या होगा कि हम उसको मटेरियल अब सप्लाई ठीक से उतना दे नहीं पाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि डिमांड हमारे पास बढ़ रही है, तो वो शायद कस्टमर का एक सेटिस्फेक्शन है जहाँ से कंटिन्यूसली डिमांड आती है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है, आज की डेट में हर प्रोडक्ट कंपटीशन है, हर कंपनी में कंपटीशन है। दूसरा, जो मैंने पेंटर को आपको कहा था, आज लगभग 20,000 पेंटर ऐसे हैं जो कामधेनु से ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, सभी कंपनी करती हैं। तो वो वेलफेयर स्कीम्स हम जैसे हमारे पेंटर्स के लिए बहुत सारा मास्क प्रोवाइड करते हैं, ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनको टूल्स प्रोवाइड करते हैं एज ए गिफ्ट। इसके अलावा उनके फैमिली का इंश्योरेंस वगैरह का बहुत सारा काम होता है, प्लस बहुत सारी इसमें लकी ड्रॉ वगैरह भी निकालते हैं उनको थोड़ा लुक्रेटिव बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि पेंटर को साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक या छोटी मारुति तक कुछ लोगों ने वो भी ली है। तो एक थोड़ा सा उनमें मोटिवेशन रहता है कि अच्छे प्रोडक्ट में, और कंपनी हमें भी कहीं ना कहीं ध्यान करती है। वरना एक पेंटर का ऐसा सेगमेंट है, लोग सकते हैं भाई जैसे ही पेंट तैयार करके मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ और मालिक अंदर रह जाता हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। हम उसको भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि वो भी सम्मान से जी सके और उसको भी कहीं सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि पेंटर्स का बड़ा रोल है, और पेंटर्स ही अल्टीमेटली ग्राउंड पे डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट किस तरह का है। जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने अभी मेंशन किया ऐप के थ्रू। तो मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि अभी यूनियन बजट अनाउंस हुआ रिसेंटली, जिसमें स्टील के प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई थी। सो आपको क्या लगता है कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, ये बजट स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एनकरेजिंग बजट है, बहुत अच्छा बजट है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा वाइज डिसीजन लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा एलोकेशन किया है फंड्स का। जी। बस जैसे ही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सबसे ज्यादा स्टील और सीमेंट लगता है। तो दूसरा, एक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें 23 तक सबके लिए घर की बात हमारी सरकार करती है, वो भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर है कि किस तरह से उसमें भी स्टील की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है। तो आई थिंक स्टील इंडस्ट्री के लिए तो स्पेशली ये बहुत बड़ा पुश है। और आप अगर देखेंगे तो सारी स्टील इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी बिल्टअप करनी शुरू की है। जहां अंडर यूटिलाइजेशन था, डिमांड स्लगिश थी, जो 5-6% पे हमारी स्टील की डिमांड ग्रो कर रही थी, अभी इस मार्केट इस समय हमने भी, जो मेरी कैपेसिटी अभी 30-35 लाख टन की हो गई थी, मैंने भी इसको 50 लाख टन के लिए टारगेट बना लिया कि मैं अगले 1-2 साल के अंदर में इसको 50 लाख टन हम करेंगे। और इससे आगे भी हम इसको फर्दर और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें टाई अप्स कर रहे हैं फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए। तो स्टील के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट है।
और ओवरऑल भी गवर्नमेंट का बजट जो है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत सपोर्टिव है। आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, आपके रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहां पे बहुत सारा बैंकों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे को लगता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, तो कंपनी की इकोनॉमी जो है, पूरे कंट्री इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। और एक चीज और मैं हमेशा से सबके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जब एक घर बनता है तो उस घर में स्टील और सीमेंट से शुरू होके उसके बाद उसमें जब घर कंप्लीट हो जाता है, उसमें वार्डरोब भी लगती हैं, उसमें टीवी भी आता है, उसमें फ्रिज भी आता है, फर्नीचर भी लगता है, एसी भी लगते हैं, पेंट भी लगता है, पत्थर फ्लोरिंग भी होती है, लकड़ी के दरवाजे भी लगते हैं। आई थिंक हर इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट एक घर के अंदर जरूर होता है। तो आई थिंक जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो सारे कंट्री की इंडस्ट्री का ड्राइवर है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने पहली बार सही डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को साथ में लेकर चले हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये इकोनॉमी जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सोचते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा पुश है। और होपफुली फ्यूचर, ये जो कोविड से हम लोग ऑलमोस्ट बाहर आ गई हमारी इकोनॉमी, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे सभी लोग। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन हुई थी, तो पहले कैसे हम लोग इंटरव्यूज भी फेस टू फेस करते थे, बट अब कोविड की वजह से, जैसे आज हम जूम कॉल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो कामधेनु में आपने इस दौरान जब कोविड का टाइम चल रहा था, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, तो आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आप किस तरह से यूज कर रहे हैं? एक तो आपने एप्लीकेशन के बारे में बताया जो आप पेंटर्स के लिए यूज कर रहे हैं स्पेशली, तो उसके अलावा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कोविड के टाइम पे बहुत यूजफुल था आप लोगों के लिए? मैम, बहुत सारा जो खराब समय होता है वो बहुत कुछ आदमी को सिखा के जाता है, और फॉर्चुनेटली इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है कोविड में। हमारी गवर्नमेंट की सारी सपोर्ट रही है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसने हमारे को जिंदगी के प्रति सोचने का नजरिया बदल दिया है, और हमें बता दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। घर के अंदर रहते हैं तो हमारी सही मायने में रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोविड का जो पीरियड था डेफिनेटली टफ था, हर इंडस्ट्री के लिए था, वर्कर्स के लिए टफ था। हमने फिर भी कोशिश की कि हमारे किसी वर्कर्स को, किसी स्टाफ को दिक्कत ना हो। हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की उस समय। जितने दिन लॉकडाउन रहा हमने प्लांट या अपनी पूरी ऑपरेशंस बंद रखी, और उसके बाद जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर रहे हैं। और ये जरूर है कि इससे लर्निंग बहुत अच्छी आई है, और हमारा सोचने का, जीने का और बिजनेस का नजरिया बदल गया है। हम छोटी छोटी मीटिंग के लिए रोज आना बम्बई दौड़ते थे, अभी मैं समझता हूँ किसी भी बड़े से बड़ी मीटिंग होती है तो हम ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर लेते हैं, और हमें लगता है कि हमारे लिए तो लाइफ बहुत ईजी हो गई है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो हम फ्रेंचाइजी वाइज आज हमारे डेली कोई ना कोई मीटिंग होती थी, तो 2 स्टेट के लोग आते थे। हमारी पूरी मार्केटिंग की टीम आती थी, फ्रेंचाइजी आते थे, प्लस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे। तो हमारे यहाँ लगभग 50 लोग डेली आते थे, और पूरे इंडिया से आते थे। रोज उनका ठहरने का अरेंजमेंट, उनकी फ्लाइट टिकट्स, उनका कुछ। अभी तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ चेंज हो गया है। हमारे बोर्ड रूम में बैठ के हमारा स्टाफ बैठ जाता है, बाकी सब लोग पैन इंडिया में रहते हैं। जिस काम के लिए उनके 2 या 3 दिन लगते थे, इकोनॉमिकल भी हो गया है, और 1 to 1 बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि रिजल्ट हो गया है। तो बहुत सारे सेगमेंट्स में, और वर्क फ्रॉम होम की जो कल्चर है, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, इससे भी कॉस्ट इफेक्टिव हुआ है। हमारे को ऑफिस में स्पेस अब हमारी सरप्लस रहने लगी बाई रोटेशन। हमने, चूंकि पहले कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग कम लोगों को बुलाते थे, 50% को वर्क फ्रॉम होम करते थे, मार्केटिंग के लोग घर से बैठ के काम करने लगे। तो आई थिंक जो स्टाइल था वो अच्छा रहा है, और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, डेफिनेटली सेविंग हुई।
इकोनॉमी में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, एयरलाइंस का ट्रैफिक कम होगा या ज्यादा होगा, उनकी इकोनॉमी में इफेक्ट होगा, वो डिफरेंट बात है। लेकिन इंडस्ट्री को इसका डेफिनेटली बहुत फायदा है। और जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग था या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को अब टाइम मिलता है, घर में रहते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, हैप्पी हैं, तो मेरे को लगता है ये तो एक फैक्टर है कि हमारी लाइफ में इसका बहुत, तो इसने हमें सिखाया है, बहुत अच्छा रहा है। हम आज फैमिली में भी बहुत सारे लोग अब सब कुछ जूम कॉल पे काम करने लगे, अपनी फैमिली में भी ऐसा होने लगा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है कि हमने बहुत सारा काम पेंट में R&D सेक्शन में, स्टील के R&D सेक्टर में, या उस समय जितना भी ऑनलाइन हम लोगों ने ऑनलाइन कैमरे इंस्टॉल किए, CCTV कैमरे प्लांट के अंदर। अब पहले में जैसे हमें फैक्ट्री जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती, आज सब ऑनलाइन बैठ के हम पूरी फैक्ट्री मॉनिटर कर लेते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि हमें ऑफिस में बैठ के मॉनिटर करनी है, हमारे फोन पे ऐप है, तो हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, तो उस समय भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। नुकसान शायद उस पीरियड में डेफिनेटली बहुत हुआ है, हमारे वर्कर्स को दिक्कत रही है, लेकिन कंपनी ने बहुत सारा प्रयास किया है कि हम इसमें CSR एक्टिविटीज के थ्रू बहुत सारे लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। बहुत सारे हमने कैंप लगाए, बहुत सारे हमने पूरे इंडिया में हर तरह से हमने सपोर्ट किया है बहुत सारे लोगों को। तब शुरू में तो मास्क की जरूरत थी, फिर सैनिटाइजर्स की जरूरत थी, हमने उसके लिए ट्रेंच बना के दी, टनल्स बना के दी, खाने की बहुत सारा अरेंजमेंट हमने पूरे इंडिया में हम करते रहे। क्योंकि क्या है, समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारे को हमेशा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। अगर मेरे साथ में कोई वर्कर मेरा परेशान है तो उससे मैं बच नहीं सकता हूँ। और जब हम बाहर निकल के देखते हैं अपनी फैक्ट्री से, अपने उससे, तो अगर लगता है तो आई थिंक सर्विस जो है वो किसी भी चीज से सबसे ऊपर है। किसी के लिए भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन हमें देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे ब्रांड्स इन सबको अपने मार्केटिंग कैंपेन में इंक्लूड करते ही हैं। सो आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ब्रांड की ग्रोथ के लिए? और अगर आपका कोई फेवरेट सोशल कैंपेन हो, सोशल मीडिया कैंपेन आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, हम लोग तो वैसे ओल्ड मॉडल हैं, पुराने सोच के विचार हैं, लेकिन अभी जो नई जनरेशन हमारे साथ है, जो हमारे नई नेक्स्ट जनरेशन के जो डायरेक्टर्स हैं, जो सब हाईली क्वालिफाइड हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है वो सोल ऑफ कंट्री है। आज उसके बिना कोई भी आदमी जिंदा है जिसको जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है, कोई व्हाट्सएप से हैप्पी है तो कोई फेसबुक से हैप्पी है तो कोई इंस्टाग्राम से है तो कोई ट्विटर पे है। कनेक्टिविटी है बहुत बड़ी, प्रेजेंस है बहुत बड़ी। तो हम भी अपने स्टील और पेंट दोनों ही प्रोडक्ट, अपार्ट फ्रॉम हमारी वेबसाइट, हम इस पे सब प्रमोट करते हैं। बहुत सारा कैंपेन हम लोग चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यूथ का या लेडीज़ का खास तौर से स्पेशली हम चाहते हैं। पेंट में हम बहुत सारे कंपटीशन ऑनलाइन करते हैं, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। फिर हम उसमें करते हैं कि भाई जो विनर्स होंगे हम उनका घर फ्री पेंट करेंगे। मेन बात है कि आज सबसे ज्यादा व्यूअरशिप सोशल मीडिया के ऊपर है। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि आज के टाइम में अगर वो ग्रो करना चाहती है या लोगों तक पहुंचना चाहती है, आई थिंक सोशल मीडिया सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक जो पुराना जो टीवी के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सिस्टम चलता था वो भी चल रहा है, आउटडोर पब्लिसिटी भी होती है, लेकिन सोशल मीडिया में हम शायद लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। वहां तक आंखों तक पहुंचते थे और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। और अभी अवेयरनेस इससे इतनी ज्यादा हो गई है कि हर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग खूब अच्छे से समझने लगे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ा सोसाइटी में चेंज है और अचीवमेंट है कि एवरीबडी इसमें बहुत ही ज्यादा
सेंसिटिव है और अलर्ट है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। तो प्रोडक्ट का तो डेफिनेटली अगर कोई भी कंपनी है, हम लोग सारा कैंपेन अपना सोशल मीडिया पे भी हमारा हमेशा रहता है, और टाइम टाइम के हमने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें, जब कोविड का था लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी इसकी अवेयरनेस थी और बहुत ज़्यादा कैंपेन हमने इस पे चलाए। उस समय लोगों को बहुत इन्वॉल्वमेंट किया, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। अब इंडस्ट्री का नहीं, सोसाइटी का पार्ट हो गया है, और सोसाइटी हमसे और हम और आपसे ही है सोसाइटी, बाकी और सोसाइटी तो क्या कहें। जी। मेरा अगला सवाल है, कामधेनु इंफ्रास्ट्रक्चर और लीजिंग जो आपकी कंपनी है वो डिजाइन और डेवलपमेंट में है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और वेयर हाउसेस पे आप काम करते हैं। सो आप हमें कुछ अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और आपके कौन कौन से अभी क्लाइंट्स हैं। जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला हमारा डिवीजन है, आपने देखा होगा कि इस समय बहुत अच्छा एक बूम मार्केट इंडिया में है, जब से हमारी ऑनलाइन कंपनीज आई हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, या और जियो है। तो अभी सब लोग अपने यहाँ स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो किसी भी मेट्रो के आसपास, वो दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कहीं भी हो, तो उन सब के आसपास 100 किलोमीटर की रेंज में बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, और सारी की सारी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा जल्दी में है। उनको लाखों करोड़ों फुट जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर तैयार चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल वे में बिल्डिंग बनाएंगे, स्टोरेज उनके लिए बनाएंगे, तो उसमें कम से कम 1-1 साल, 2-2 साल प्रोजेक्ट्स में लग जाता है। तो दैट वे इस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और फैब्रिकेशन वाले डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम हो रहा है। सबको चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि वो सिर्फ लैंड लेने के बाद, सबका एक ही मॉडल है कि वो लैंड किसी की होती है, वो खाली एक एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए कि आप अपना स्टोरेज बना लो, हमसे 5 साल का लीज कर लो, और आपको 3 महीने के अंदर हमें रेडी देना है। तो दैट वे इस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा पुश आया है, और वो स्टोरेज में स्टील बहुत लगता है, जो कंस्ट्रक्शन स्टील है। चूंकि हम बहुत सारा स्ट्रक्चर स्टील भी बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर का सारा स्टील इसमें काफ़ी, हम जो हमारे कामधेनु के प्रोडक्ट्स हैं वो भी लगते हैं, प्लस जैसे टाटा है या स्टील अथॉरिटी है या कोई और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं। तो प्रोजेक्ट्स की तो बहुत लाइन है, और कोई भी बड़े से बड़ा डेवलपर, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे डीएलएफ हो, चाहे वो शोभा डेवलपर्स हो, या गोदरेज हो, या आपके और जितने बड़े से बड़े प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया कोई भी हैं, वो सारे कामधेनु के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। और इवन जो बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें L&T है, जिसमें आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया है, और सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और कामधेनु एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड के रूप में हम लोग शायद एस्टेब्लिश कर पाए हैं। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पेंट कंपनीज जो इंडिया में है, उन्होंने रियलाइज किया है कि जो पेंट्स बनाए जाते हैं उसमें उसके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एज अ ब्रांड आप किस तरह से यू आर मेकिंग श्योर कि जो भी प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं कस्टमर्स के पास, वो टॉक्सिक फ्री पेंट्स हैं? देखिए, पेंट एज सच तो एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो अब से 20 साल पहले और 10 साल पहले और आज में पेंट में बहुत चेंज आ गया है क्वालिटी में। पहले कभी हम घर पेंट कराते थे 25 साल पहले या 40 साल पहले, तो 1 हफ्ते तक उसकी स्मेल घर में रहती थी। अभी आप देखेंगे कि आज पेंट हो रहा है तो 1 घंटे के बाद वो खत्म, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। टॉक्सिक जो सबसे ज्यादा इसमें लो वीओसी पेंट, लो वीओसी आइटम जितने भी हैं, क्योंकि 0 वीओसी में तो प्रोडक्ट बन नहीं सकता है। इसमें सारा पहले लोग सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते थे, जिनको हम इनेमल कहते थे या सॉल्वेंट बेस्ड प्राइमर्स कहते थे। तो वो प्रोडक्ट्स
नॉर्मली क्या होता था, वो ज़्यादा यूज होते थे लाइफ के लिए, लेकिन R&D के थ्रू अभी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही 90% वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। लो VOC हैं, लो टॉक्सिक हैं, इवन छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, और आपको जीरो हार्मफुल, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जीरो हार्मफुल, मतलब आप एकदम, ये तो कोई नहीं कह सकता है। और अभी उसमें बहुत सारे हम लोग जैसे फंगस फ्री बनाते हैं, कोई फंगस इन्फेक्शन ना हो जाए, एटमॉस्फेयर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं कि वो कोविड रेजिस्टेंट भी हैं। तो हालांकि कोविड रेजिस्टेंट तो एक, मैं समझता हूँ मार्केटिंग कैंपेन है उनका, लेकिन ये जरूर है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। और आज जो वायरस है वो बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हम लोग चीजें यूज करने लगे हैं कि वायरस का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कम होता है। अभी आपने देखा होगा फ्रेशनर वाले टाइप के पेंट भी हम लोगों ने बनाने शुरू किए हैं। बड़ा पीछे एड कैंपेन चला कि भाई आपको इसमें रोज की स्मेल आ रही है, पेंट लगाया इसकी स्मेल आ रही है, वो भी बाजार में लोग लाइक करते हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि ये अवेयरनेस शायद अब सोसाइटी में है कि हैजार्डस पेंट अब कोई यूज नहीं करना चाहता है। और एक चीज आप और देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पहले वो 10% हुआ करती थी, वो आज 50% पे आ गई है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो किसी भी क्लास का यूज करने वाला एंड यूजर है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाऊं। और इसकी लाइफ जो पहले बचपन में, मेरे को तो याद है कि हम हर साल पेंट कराया करते थे दिवाली पे। अब हमें लगता है कि 5 साल बाद भी पेंट हमें चूकत हुए, हम चूंकि हम परेशान हो जाते हैं कि 5 साल हो गए पेंट अभी खराब ही नहीं हुआ है, तो भाई कुछ नया करो इसके ऊपर। तो आज पेंट की जो क्वालिटी है वो इतनी आ गई है कि लगभग हम बहुत सारे प्रोडक्ट पे 7 से 10 साल तक की वारंटी दे रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल में लाखों लोगों में से एक भी क्लेम नहीं आया कि किसी को ये लगा हो कि 5 साल में मेरा पेन खराब हो गया। तो आई थिंक इसमें R&D के थ्रू अपग्रेडेशन हो रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे सोसाइटी में भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। गांव में पहले जो कली चूना लगाया करते थे वो आज डिस्टेंपर लगाने लगे, जो डिस्टेंपर लगाता था वो इमल्शन लगाने लगा, जो इमल्शन लगाता था वो प्रीमियम इमल्शन लगाने लगा। तो लोग अपनी हेल्थ के लिए और लुक एंड फील के लिए जरूर सेंसिटिव हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम चूंकि इस फील्ड में हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की कस्टमर की जरूरत है, किस तरह से हम उसको हैप्पी रख सकते हैं। उसको पेन लगा के अगर मजा नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम करना ही बेकार है। जी, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत समय से काम कर रहे हैं और आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो अभी जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लोग हैं, मे बी 30s में या 20s में, आपकी एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? ये सबसे टफ क्वेश्चन आपका है, क्योंकि हमारी एज में जो स्पीड थी वो 40-50 किलोमीटर की थी और अभी स्पीड 100 से प्लस चली गई है। तो अभी एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमसे यही बात हमेशा करते हैं, मेरी फैमिली के बच्चे भी करते हैं कि आपने जितना काम 20 साल में किया है ये काम 5 साल में हो सकता है। तो वो एग्रेशन है बच्चों में, होना भी चाहिए। तो और फिर आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है। आज हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो आई थिंक मैं सबसे यही कहूँगा कि थोड़ा पेशेंट तो जरूर रखें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सक्सेस जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट पे मिल जाए। ये जरूर कहूँगा कि जो फेलियर है कहीं भी, वो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग होती है हमारी लाइफ में। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, कीप ऑन ट्राइंग और मेहनत लगातार करते रहें, सक्सेस 100% है। और एक चीज और मैंने फील की है लाइफ में, मेरी पूरी जिंदगी का ये एक फील है कि सबसे पहले हमारी फैमिली होती है, फिर हमारी सोसाइटी होती है, हमारा कंट्री होता है। तो हमें अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए हमेशा डिवोटेड रहना पड़ेगा और मेहनत करते रहें, मेहनत करें। कोई मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं लोग दे रहे हैं आज अगर टॉप पे हैं, सक्सेसफुल हैं,
कोई भी ब्रांड हो, कोई भी बिग एंटरप्राइज हो, कोई भी बड़ा ग्रुप हो, तो उन्होंने मेहनत, ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से काम किया है, तब वो आज यहाँ पे हैं। जिन लोगों ने शॉर्टकट लिया है या कोई फ्रॉडलेंट वे में काम किया है या मैनिपुलेशंस किए है, वो आज कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने बहुत देर दौड़ लगाई, 2-3 साल रहे, उसके बाद वो मार्केट से आउट हो गए। लेकिन आज अगर कहीं क्रेडिटेबिलिटी जिन लोगों की इंडिया में है, वर्ल्ड में है, मैं तो कहूँगा, उन्होंने आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं, हमेशा कस्टमर का ध्यान रखा है, प्लस हमेशा ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने रखी है। वही सक्सेस का एक ही मंत्र है, दूसरा कुछ नहीं। Thank you very much, Mr. Agarwal. Thank you for the insightful session. For the viewers of Reality NXT, we will come back with many more brand journeys. Till then, stay tuned and follow Reality NXT. Thank you, ma'am. Thank you so much.